हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीए स्टडी में। आज हम कक्षा 10वीं गणित एनसीईआरटी का अध्याय 3 जो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसे पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपका गणित एजुकेटर राकेश ठाकुर। इस अध्याय को पढ़ने के लिए हम कक्षा 9वीं में जो बहुपद अध्याय को पढ़े हैं उसका थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, समीकरण शब्द यहाँ दिया हुआ है। समीकरण को समझने के लिए ये आवश्यक है कि हम उसके पहले की चीज़ों को समझें। तो समीकरण बीजी व्यंजक से रिलेटेड होता है, अर्थात बीजगणितीय व्यंजक से रिलेटेड होता है, जिन्हें हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट, ये होता क्या है? बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है? एकदम सरल चीज़ है बीजगणितीय व्यंजक। आप जानते हैं, प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन, ये चारों ऑपरेशन से, चारों संक्रियाओं से आप बहुत भली भांति परिचित हैं। इन्हीं चारों संक्रियाओं को यदि हम अचर और चर राशियों के साथ संयोजन कर दें तो उसे बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं। चार संक्रिया में से कोई एक संक्रिया भी ले सकते हैं, दो भी, तीन और चारों का उपयोग भी हम कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये अचर क्या हैं। तो आप जानते हैं, अचर एक प्रकार के स्थिरांक, नियतांक होते हैं जिनका मान निश्चित होता है। और चरों को हम अंग्रेजी के लेटरों के द्वारा डिनोट करते हैं, जैसे ABCD XYZ इत्यादि के द्वारा। इनके मान निश्चित नहीं होते हैं और वो व्यंजक के ऊपर निर्भर करते हैं कि उनका मान कितना आएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि बीजगणितीय व्यंजक किसे कहते हैं। हम इसकी ऐसे परिभाषा दे सकते हैं कि चार गणितीय संक्रियाओं प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन के द्वारा जुड़ा अचरों और चरों का संयोजन बीजगणितीय व्यंजक कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास कोई व्यंजक दिया है 3x² + 5x + 4, तो ये बीजगणितीय व्यंजक होगा। इसमें देखिए x चर है, यहाँ भी x है, मतलब ये एक चर वाला बीजी व्यंजक है। अब स्टूडेंट, ये समीकरण क्यों नहीं है? समीकरण के लिए ये आवश्यक है कि यहाँ इक्वलिटी का साइन होना चाहिए। इक्वलिटी का साइन मतलब बराबर का चिन्ह होना चाहिए और बराबर के दूसरी ओर कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए। तो यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है, इक्वलिटी का चिन्ह नहीं है, इसलिए इसे हम कहते हैं बीजी व्यंजक। अगर इक्वलिटी का चिन्ह आ जाएगा तो यही चीज समीकरण बन जाएगी। यहाँ प्लस संक्रिया का उपयोग किया गया है। दूसरे उदाहरण में आप देखिए 2xy, तो यहाँ दो चर हैं, एक चर x है और दूसरा चर y है। ये देखिए, पहला चर x, दूसरा चर y, और इनके बीच में कौन सी गणितीय संक्रिया का उपयोग हुआ है? गुणा का। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं जो कि आप समझते ही हैं। जैसे तीसरा उदाहरण x - y, तो यहाँ पर अचर राशि क्या है? 1, और यहाँ पर भी अचर राशि कितनी है? 1, और गणितीय संक्रिया माइनस का प्रयोग हुआ है और दो चर हैं, एक x और एक y। तो इस प्रकार से ये व्यंजक बीजी व्यंजक कहलाएगा। और भी देख लें आप, 1/x, ये भी बीजी व्यंजक है, इसमें x चर राशि है। पांचवा उदाहरण देख लें, 1/x² + 1/y², यहाँ दो चर हैं, एक x है और एक y है। और ये उदाहरण 2x + 3/2, ये भी एक बीजी व्यंजक है, इसमें चर x है और 2, 3 और 2 ये अचर राशियां हैं। और आगे भी हम इनको देख सकते हैं, कहीं कहीं हमको u और v भी अचर के रूप में लिखे हुए मिलते हैं, चर के रूप में लिखे हुए मिलते हैं। और अचर यहाँ 2 और 8 है, t, u, v, w, x, y, z कुछ भी चर हो सकते हैं।
और 4 गणितीय संक्रियाओं में से कोई भी एक गणितीय संक्रिया का हम प्रयोग कर सकते हैं, 1, 2, 3 या चारों का भी एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे अध्याय में। यहाँ लिखा है 2 चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म। तो 2 होता है, 1 2 चर आप समझ चुके हैं। रेखिक का मतलब ऐसा समीकरण जिससे कोई रेखा बनती है, उसे रेखिक समीकरण कहते हैं। तो अब बात आती है कि समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए समीकरण किसे कहते हैं, कुछ नहीं, जो बीजी व्यंजक होता है उसमें अगर हम बराबर का चिन्ह लगा दें तो वो समीकरण बन जाता है। हमने लिखा है, देखो समीकरण की परिभाषा, इक्वेशन बराबर चिन्ह के साथ एक बीजगणितीय व्यंजक समीकरण कहलाता है। जैसे 3x + 6 = 0, इसमें x चर है और 3 और 6 0, ये क्या चीज है, अचर हैं। तो ये एक चर वाला रेखिक समीकरण हम कह सकते हैं, या एक चर वाला रेखिक समीकरण है। तो अब आप समझ गए समीकरण किसे कहते हैं। आगे हम चलें कि 2 चर वाले रेखिक समीकरण क्या होते हैं, क्योंकि हमारे अध्याय में 2 चर वाले रेखिक समीकरण ही पढ़ना है स्टूडेंट हमें। 2 चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, पेयर, या इसे निकाय भी कहते हैं। तो हम समझते हैं 2 चर वाले रेखिक समीकरण क्या होते हैं। देखिए 2 चरों में रेखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसमें 2 चर होते हैं, कोई भी 2 चर हो सकते हैं, x y u v w z, कोई भी 2 चर। तो यहाँ परिभाषा हमने क्या लिखा है, वह समीकरण जिसको ax + by + c = 0 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ x एवं y चर है। इस रूप में लिखना चाहिए स्टूडेंट, उसका ये स्टैंडर्ड रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। इसमें x और y क्या है, चर हैं, और a, b और c ये अचर हैं, मतलब ये वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0, a और b 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों लिखा है, यदि देखिए आप a को अगर हम 0 कर देते हैं तो क्या होगा, 0 गुणित x, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो एक चर खत्म, मतलब फिर अब 2 चर वाला समीकरण नहीं रह जाएगा ये। या अगर हम b को 0 कर देते हैं तो 0 गुणित y बराबर ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से y खत्म हो जाएगा। तो ये तो एक ही चर का समीकरण हुआ, फिर तो 2 चर का समीकरण नहीं होगा। यदि हम a और b दोनों को 0 कर दें तो यहाँ भी 0 हो जाएगा और यहाँ भी 0 हो जाएगा, मतलब केवल c बचेगा, जो कि एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, मतलब एक स्थिरांक आ जाता है। तो ये तो फिर हमारा रेखिक समीकरण ही नहीं रह जाएगा। अच्छा, अब हमने यहाँ रेखिक शब्द का उपयोग क्यों किया है, देखिए जब भी चर राशि की घात 1 होती है तो वो समीकरण रेखिक समीकरण कहलाते हैं। यहाँ x की घात 1 है, y की घात भी 1 है। हमने यहाँ घातों को नहीं लिखा है क्योंकि एक घात को नहीं लिखा जाता, इसलिए हमने नहीं लिखा है। परंतु अगर घात नहीं लिखी है तो मानिए आप कि वो वहाँ पर घात 1 है। यदि घात 2 हो जाएगी तो वो वर्ग समीकरण हो जाएगा। तो अब आप समझ गए कि 2 चरों में रेखिक समीकरण क्या होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। रेखिक समीकरण युग्म, हमने अभी बताया था आपको कि युग्म माने जोड़ा, पेयर, निकाय भी कहते हैं। तो जैसे हमने अभी लिखा था ax + by + c = 0, ये लिखा हुआ है ax + by + c = 0। इस रूप में हम 2 चरों के रेखिक समीकरण को लिखते हैं और यही रेखिक समीकरणों का व्यापक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप कहलाता है। तो अगर इनका जोड़ा बन जाए, ये 2 हो जाएं, तो वो का कहला जाता है रेखिक समीकरण युग्म। यहाँ देखिए 2 हो गए, दो चरों x एवं y में, यहाँ 2 चर हैं, एक x और y में रेखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a1x + b1y + c = 0। अब यहाँ पर हमने 1 1 1 लगा दिया, यहाँ भी आप c1 लगा लें, ये c1 है और ये c2 है। a1x + b2y + c1 = 0। तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये सब की सब क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। और a1² + b1² इज नॉट इक्वल टू 0,
a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान 0 नहीं हो सकते। अगर ये 0 होंगे तो ये समीकरण नहीं रह जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि रेखिक समीकरण युग्म क्या होता है, मतलब समीकरण का जोड़ा रेखिक समीकरण युग्म कहलाता है अगर चर की घात 1 है। उदाहरण से हम समझते हैं। और देखिए यहाँ एक उदाहरण है, ये लिखा हुआ है उदाहरण आपके सामने 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल 0। ये पहला समीकरण है, इसको हम पहला समीकरण मान सकते हैं, इसको दूसरा समीकरण मान सकते हैं। तो हमारे मानक रूप क्या था? मानक रूप था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। तो अब आप देखिए यहाँ x है तो यहाँ भी x है, पर यहाँ a1 की जगह में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? 2 लिखा है। a1 की जगह क्या लिखा है? 2, मतलब a1 इक्वल क्या आ गया? 2। अब देखिए यहाँ y है तो यहाँ भी y है, लेकिन b1 की जगह में यहाँ क्या लिखा हुआ है? b1 की जगह में यहाँ लिखा हुआ है 3। तो b1 इक्वल क्या हो जाएगा आपका? 3। तो यहाँ हम लिख सकते हैं b1 इक्वल 3। यहाँ चूंकि प्लस साइन है इसलिए हमने यहाँ साइन नहीं लगाया है। अब देखिए c1 बराबर क्या हो सकता है? c1 यहाँ है और यहाँ लिखा है -7, तो c1 बराबर क्या आएगा हमारा? -7। क्या आ जाएगा? c1 बराबर -7। यहाँ लिख सकते हैं हम c1 इक्वल -7। इसे चिन्ह सहित लिखना है स्टूडेंट। अगर यहाँ प्लस होता तो हम यहाँ प्लस नहीं लगाते, क्योंकि सिंगल संख्या लिखते हैं तो प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं है। परंतु यहाँ माइनस है तो हमको -7 लिखना होगा। अब कुछ छात्रों के मन में ये आता है कि यहाँ तो प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो फिर हम माइनस क्यों लिख रहे हैं? माइनस लिखने का कारण ये है स्टूडेंट कि देखिए आप इसको अच्छे से, यहाँ प्लस है, अगर इसे हम c1 के पहले वाले पद को ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा यहाँ लिख सकते हैं माइनस या प्लस कर लीजिए और यहाँ कर लेते हैं -c1। तो अब देखिए ये आ गया। मतलब यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो चीज़ लिखी है उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस -7 इक्वल 0। तो अब आप देखिए प्लस की जगह तो प्लस ही है, पर c1 की जगह में क्या आ गया? -7, इसलिए c1 इक्वल -7 होगा। अब आप समझ गए होंगे अच्छे से इस बात को। और आगे चलते हैं, दूसरे समीकरण में देखते हैं। दूसरे समीकरण में देखिए ये पहला है और ये है दूसरा समीकरण। तो इनको समझने के लिए देखिए जरा आप, यहाँ लिखा है 5x इक्वल y। अब 5x इक्वल y जो लिखा हुआ है इसको पहले लिख लें हम किस फॉर्म में? ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में। और पहला समीकरण है तो a1 b1 और c1। ऐसा ये नहीं लिखा है तो इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ लिखते हैं 5x और ये y चर है और चर वाली संख्या बराबर के बाईं ओर होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो y को यहाँ ले आते हैं तो ये हो जाएगा -y। फिर c1 की जगह कुछ नहीं है तो रहने दीजिए, नहीं लिखते कुछ, बराबर 0। अब आप देखिए यहाँ a1 इक्वल कितना आ गया? 5। a1 इक्वल क्या आएगा? 5। और यहाँ -y है, कोई संख्या नहीं, मतलब यहाँ क्या है? 1 है। तो b1 इक्वल क्या आ जाएगा? -1। b1 इक्वल -1 और c1 की जगह में कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर 0 है। इसको हम +0 भी लिख सकते थे। तो क्या हो गया? a1 बराबर 5, b1 बराबर -1 और c1 बराबर 0। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे और अगले उदाहरण से और क्लियर हो जाएगी बात। इस उदाहरण को देखिए, x प्लस वाई इक्वल 7। अब ये 7 इस तरफ लिखा है, जबकि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में
इस तरफ 0 होता है। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट? 0। तो इसको हम मान लें कि ये पहला इक्वेशन है, पहला समीकरण है, और ये दूसरा समीकरण है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, पहले समीकरण को x प्लस वाई माइनस 7 को यहाँ क्यों लाए? क्योंकि यहाँ c का होना जरूरी है, यहाँ 0 का होना जरूरी है, इसलिए हमने 7 को इस तरफ ले गए। इक्वल क्या होगा? 0। ठीक इसी प्रकार इसको भी लिख लें, y माइनस 17 इक्वल 0। हमको दाईं ओर राइट हैंड साइड में 0 लाना है, क्योंकि हमारा जो मानक रूप है उसमें राइट हैंड साइड में 0 है, तो 0 लाना आवश्यक है। तो अब आप देखिए यहाँ से a1, a2 और b1, b2, c1, c2 के मान आप कैसे निकालेंगे? यहाँ x के सामने कोई संख्या नहीं है, मतलब a1 बराबर है 1, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर कोई सामने गुणांक नहीं दिख रहा है तो वो 1 होता है। इसी प्रकार y के सामने भी कुछ नहीं है, मतलब b1 बराबर क्या है? 1, और c1 की जगह -7 है, तो c1 बराबर हम लिख सकते -7। अच्छा, अब सेकंड समीकरण में चलते हैं। a2 में एक्चुअल यहाँ x होना था, x नहीं है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई। तो 0 इंटू एक्स, तो x का गुणांक क्या है? 0, शून्य है, तो मतलब a2 बराबर क्या हुआ हमारा? 0। और b2 बराबर क्या हो गया? y का गुणांक यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है, और c2 बराबर कितना आ जाएगा? -17। तो अब आप समझ गए होंगे इस चीज को पूरी तरीके से अच्छे से। आगे हम चलते हैं कि रेखिक समीकरण हमने अभी तक समझ लिया कि बीजी व्यंजक किसे कहते हैं, समीकरण क्या होता है, दो चरों में रेखिक समीकरण क्या होते हैं, रेखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, और रेखिक समीकरण युग्म का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में a1, b1, c1, a2, b2, c2 की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। अब हम चलते हैं कि इन समीकरणों को हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं, रेखिक समीकरण युग्मों के सॉल्यूशन की कौन कौन सी मेथड हैं। इसकी 4 मेथड होती है स्टूडेंट। पहली मेथड आलेखी विधि, ग्राफिकल मेथड, तो इसको तो आप जानते ही हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं ग्राफिकल मेथड को, आप पहले क्लास 9th में भी इसे समझ चुके हैं। दूसरी मेथड होती है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरी होती है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। चौथी होती है बीजगुणनखंड विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 4 मेथड को हम अध्याय 3 में पढ़ेंगे। इन चारों मेथड से रेखिक समीकरण युग्मों को हल करेंगे। अब देखिए कि रेखिक समीकरण युग्म के लिए कुछ निष्कर्ष होते हैं, और इन निष्कर्षों के आधार पे हम रेखिक समीकरण युग्मों को हल करते हैं। कौन कौन से निष्कर्ष हैं देखिए। ये नीचे जो निष्कर्ष दिए हैं 3 निष्कर्ष, इनमें से कोई एक निष्कर्ष ही समीकरण को हल करने में लागू होता है। ये आपको बिल्कुल अभी याद नहीं करना है, जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो ये अच्छे से आपको याद हो जाएंगे, लेकिन आपको पढ़ जरूर लेना है। सवाल को करने के पहले एक बार इन्हें रोज पढ़ना है, उसके बाद तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। देखिए क्या है पहला, यदि 2 रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। देखिए यहाँ एक रेखा L है और दूसरी रेखा M है, ये रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं इस बिंदु पर, मतलब प्रतिच्छेद का मतलब काटना, इंटरसेक्ट करना, काटना। तो यहाँ अगर ये रेखाएं काटती हैं तो हमने जो समीकरण युग्म का व्यापक रूप लिखे थे उसमें आपने देखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो इसमें a1/a2 बराबर नहीं होता किसके, b1/b2 के। अगर ऐसा है तो आप मान लें कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। इस प्रश्न को 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है कि यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो
निम्न में से कौन सत्य है, तो आप, और ये 4 ऑप्शन दिए रहेंगे तो आप लिखेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यदि किसी समीकरण युग्म के लिए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो रेखाएं, उसमें लिखा होगा नंबर 1 प्रतिच्छेद करेंगी, नंबर 2 संपाती होंगी, नंबर 3 समांतर होंगी और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या लिखेंगे, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और भी क्वेश्चन इसमें बनता है कि यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो समीकरण निकाय का इनमें से कौन सा हल होगा, तो आप लिखेंगे अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन, या लिखेंगे केवल एक हल होगा। इसका उल्टा भी आपसे पूछा जा सकता है कि यदि किसी समीकरण निकाय का केवल एक हल है या अद्वितीय हल है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो आप बता देंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यदि किसी समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है तो रेखाएं, नंबर 1 होगा प्रतिच्छेद करेंगी, नंबर 2 होगा संपाती होंगी, नंबर 3 होगा समांतर होंगी और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं आप क्या लिखेंगे, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। यदि इससे एक प्रश्न और बनता है कि यदि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, या ऐसा भी लिख सकता है कि यदि रेखाओं का अद्वितीय हल है, या ऐसा भी लिख सकता है कि यदि रेखाओं का केवल एक हल है तो उस हल को किस सूत्र के द्वारा निकाला जाता है। तो आपके लिए ये सूत्र लिखा है, देखिए x इक्वल b1c2 माइनस b2c1 अपान a1b2 माइनस a2b1 और y इक्वल c1a2 माइनस c2a1 अपान a1b2 माइनस a2b1। ये सूत्र स्टूडेंट बीजगणन विधि का है। इससे हम अद्वितीय हल को निकालते हैं, अर्थात x और y के मान को निकालते हैं तो हमें 2 बिंदु प्राप्त होते हैं। उससे हमें ये प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त होता है, यहाँ का निर्देशांक प्राप्त होता है, यहाँ का कोऑर्डिनेट प्राप्त होता है। तो अब आप समझ गए होंगे। हम आगे चलते हैं। यदि 2 रेखाएं समांतर हों, ये देखिए यहाँ एक रेखा L है और दूसरी रेखा M है, ये एक दूसरे के समांतर हैं। यदि रेखाएं समांतर होंगी तो उसके लिए क्या प्रतिबंध है कि a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये प्रतिबंध होगा। तो इसमें भी आप प्रश्न बना के देख लें जैसा हमने पहले बताए थे। और अगर ऐसा है तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि देखिए इन रेखाओं को आप इस साइड या इस साइड दोनों तरफ कितना भी बढ़ाएं, ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलने वाली। और जो लोग एक दूसरे से मिलते ही नहीं, बातें ही नहीं करते और उनकी लड़ाई हो गई है, तो फिर उनके बीच में समस्या का हल कैसे हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ से ये सीधी चली जा रही है और ये भी यहाँ से सीधी चली जा रही है। इसलिए हम कहते हैं कि समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। अब इसी के जस्ट अपोजिट आप तीसरी वाली कंडीशन देखिए, 2 रेखाएं संपाती होंगी। संपाती मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, एक रेखा L है, ये देखिए हरे कलर से है, और दूसरी रेखा M है, ये लाल कलर से है। M के ऊपर L है। संपाती मतलब ऐसी रेखाएं जिनका प्रत्येक बिंदु दूसरी रेखा के बिंदु के ऊपर बिल्कुल ऊपर हो, तो ऐसी रेखाएं संपाती रेखाएं कहलाती हैं। तो इस स्थिति में क्या सूत्र लगेगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अब आप ही बताइए कि एक रेखा M है और एक रेखा L है, और M का हर बिंदु L के हर बिंदु के ऊपर है, मतलब इन दोनों रेखाओं की सोच बिल्कुल एक सी है, जरा सी भी दाईं बाईं नहीं हो रही हैं। तो ये रेखाएं कहाँ से अलग हो सकती हैं, और अलग नहीं होंगी तो ऐसी रेखाओं के अनंततः अनेक हल होंगे। इतनी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस अध्याय में एक सूत्र का बहुत उपयोग होता है। जब हम इबारती सवाल करते हैं तो वहाँ पर
एक सूत्र आता है, वो सूत्र है चाल बराबर दूरी बटे समय किलोमीटर प्रति घंटा, या बोल सकते हैं स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम किलोमीटर पर आवर। तो इस सूत्र को भी आप पढ़ लेंगे। याद बिल्कुल कुछ नहीं करना है, केवल आप पढ़ लें, याद तो सब अपने आप हो जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, इस अध्याय में इतनी थ्योरी अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका ये अध्याय बहुत अच्छे से बनने वाला है। इतना पढ़ लें आप, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद प्रश्नों को हल करना शुरू कर दें। जहां दिक्कत हो तो पुनः इसे फिर से पढ़ लें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाने वाली है। तो धन्यवाद जीए स्टडी चैनल का मैं आपको पढ़ने का, और वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर अवश्य ही करें। लाइक करने से क्या होता है, लाइक करने के बाद अगर आप बेल आइकन में जाकर के ऑल का बटन दबा देते हैं तो हमारे द्वारा और भी आगे जो बनाए जाने वाले वीडियो हैं वो आपके नोटिफिकेशन में आएंगे, जिससे आपकी आगे की पढ़ाई में फ़ायदा होगा और आपको पढ़ने में बहुत सहूलियत होगी। तुरंत मैसेज मिल जाने से आप उन वीडियो को देख पाएंगे। तो आप ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें। अब शेयर करने से आपको क्या फ़ायदा है, मान लीजिए आपने अपने साथी को कोई अच्छी चीज़ बताया, 5-6 बार बताया, तो 7वीं बार में उसके मन में भी आएगा ना कि यार हमको हमारा दोस्त, हमारा फ्रेंड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ बताता है, तो उसके पास अगर कोई अच्छी चीज़ आती है तो वो भी आपसे शेयर करेगा। इसलिए वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।